एक बार फिर स्वागत है आप सभी बच्चों का एमआईटी क्लास में। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। गर्मी छुट्टी आपकी समाप्त हो चुकी है और सभी स्कूल ओपन होने वाले हैं 1 जुलाई से। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण तैयारी के साथ अपनी क्लास अटेंड करेंगे। मैं आज आपको ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो हिंदी गद्य के जनक रहे, भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में आपको बताऊंगा, जो एक व्यक्तित्व के धनी और चरित्रवान लेखक के रूप में रहे हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य को नया आयाम देने का काम किया है। भारतेंदु जी के साथ मिलकर इन्होंने हिंदी गद्य को एक नया रूप देने का काम किया है। उनके चरित्र के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म सन 1856 ईस्वी में ग्राम बैजे, जो उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला है, उसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जो पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था, जो ज्योतिषी का कार्य क्या करते थे। इनके पिता की मनसा थी कि मेरा पुत्र भी मेरी ही तरह ज्योतिषी के कार्यों में संलग्न रहे, लेकिन ये मनमोजी स्वभाव के कारण इनका मन अपने पिता के पैतृक कार्य में नहीं लगा और यह समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें व्रत लिया और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संपर्क में आए। उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी गद्य साहित्य के उत्थान के लिए लगा दिया। प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई। उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मूल रूप से उन्होंने जो एक पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका जो लिखी, वो भारतेंदु जी के सानिध्य में रहकर ही लिखी। लेखन विधा रही है उनकी नाटक, निबंध, काव्य। ये उनकी जो लेखन विधा रही है। नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और काव्य भी रचनाएं की हैं। भाषा शैली रही है प्रभावपूर्ण एवं मुहावरेदार। उनकी जो भाषा जो थी वो प्रभावपूर्ण थी। प्रभावपूर्ण मतलब उनकी जो विचार थे, उनकी जो भाषा थी, वो पाठकों पर उसका कितना प्रभाव है, कितने उनकी बातों से वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा थी। रचनाएं रही हैं उनकी भारत दुर्दशा, हटी अमीर, ये उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं रही हैं। निधन है 1894, यानी कि मात्र 38 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। भारतेंदु युग के जनक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही तरह बहुत कम अल्प आयु में इन्होंने हिंदी गद्य की सेवाएं दी।
साहित्य में स्थान रहा है। हिंदी साहित्य की महान सेवा इन्होंने की और हिंदी के प्रचार प्रसार में अविस्मरणीय योगदान दिया, यानी कि जो याद करने लायक से भी ऊपर है, ऐसा इनका योगदान हिंदी साहित्य में रहा। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों की वृत्तत्रयी में बढ़ते हुए क्रम में भारतेंदु, हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना होती है। जो भारतेंदु युग कालीन जो प्रमुख लेखक रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जी की गणना प्रमुख रूप से इनके समकालीन लेखकों में की जाती है। स्मरणीय है कि मिश्र जी को न तो भारतेंदु जैसे साधन मिले थे, यानी कि भारतेंदु जी की तरह इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो भारतेंदु जी को मिली थी, फिर भी, और ना ही भट्ट जी जैसी लंबी आयु, फिर भी मिश्र जी ने अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। यानी बहुत कम समय में अपनी प्रतिभा से, अपने विचारों से, अपने आचरण से वो स्थान प्राप्त कर लिया जो एक लेखक प्राप्त करना चाहता है बहुत कम अल्प आयु में। मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बेजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके ज्योतिषी पिता, मैं बता रहा था इनके पिता ज्योतिषी का कार्य क्या करते थे, उन्नाव जिले के बेजे ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनके पिता जो थे वो पंडित संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर में आकर सपरिवार रहने लगे, यानी अपने परिवार के साथ ये कानपुर में आकर रहने लगे। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता इन्हें जोशी पढ़ाकर अपने पैतृक कर्म में लगाना चाहते थे, परंतु इनका जो मनमोजी स्वभाव था, मनमोजी स्वभाव अपने मन के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार इनका जो स्वभाव था उनमें नहीं रमा। ये कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, किंतु कोई भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य इनमें विषय की निरसता के साथ प्रतिबद्ध भी आवश्यकता होती, वह इनके मोजी और फक्कड़ स्वभाव के विपरीत था। अतः ये यहाँ भी पढ़ न सके। घर में इन्होंने स्वाध्याय से, यानी अपने स्वयं की मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। इस स्वाध्याय से इन्होंने जो है संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अध्ययन किया। प्रताप नारायण मिश्र जी के साहित्य जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कानपुर उन दिनों लावनी बाजों का केंद्र था और मिश्र जी को लावनी अत्यंत प्रिय थी। अतः लावनी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावनिया और ख्याल लिखना शुरू किया। यहीं से इनके कवि और लेखक जीवन का प्रारंभ हुआ। यानी कि जो इन्होंने अपने जीवन में रचनाएं लिखी वो बहुत ही दिलचस्प रही हैं, मन को मोहने वाली रही हैं। मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी जुड़े रहे, यानी जो समाज के कार्य होते हैं, सभी विचारधाराओं को मानने वाले कार्य होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से इनका निकट संपर्क था और देश में जो नव जागरण की लहर, यानी कि नया जागरण, लोगों को जगाने का जो कार्य था, उस लहर रही थी, उसके प्रति ये सचेत थे, यानी कि जागरूक थे। वास्तव में
तीसरा अरुण, तीसरा पेज कहाँ गया? यहाँ से हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये ऊपर कर दो ना। प्यारे बच्चों, मैं बता रहा था आपको कि प्रताप नारायण मिश्र के जीवन चरित्र के बारे में। वे नवजागरण के संदेश को ही सामान्य जीवन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण का आजीवन संपादन करते रहे। यानी कि समाज में लोगों को जगाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने साहित्य को ही सबसे अच्छा माध्यम माना और उसी माध्यम से इन्होंने जो है ब्राह्मण नाम की जो पत्रिका का जीवन भर संपादन करते रहे। मिश्र जी की विपुल प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी थे। जो मिश्र जी थे, उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही विपुल थी, बहुत ही अच्छी थी। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा नाम की संस्था बनाई। इसके माध्यम से ये फारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भी भारतेंदु जी की भांति कुशल अभिनय करते थे। यानी भारतेंदु जी के समकालीन होने के नाते उन्होंने भारतेंदु जी से बहुत प्रेरणा ली और उन्हीं की तरह वो कुशल नीति निपुण संपन्न हुए। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे, क्योंकि भारतेंदु युग के समकालीन उनके सानिध्य में रहने वाले प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु जी को अपना गुरु और अपना आदर्श वो मानते थे और अपनी हाजिरी जवाबी एवं विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में सन 1894 ईस्वी में माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत इस संसार से विदा हो गया। कितनी उम्र में? 38 वर्ष की उम्र में, मात्र 38। इतनी कम आयु में हिंदी की जो सेवा मिश्र जी ने की वह युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो सेवाएं हिंदी साहित्य की हैं उन्होंने, वो हमें हमेशा स्मरण रहेंगी, याद रहेंगी। प्यारे बच्चों, हिंदी के खड़ी बोली गद्य के निर्माताओं में मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। जो हिंदी खड़ी बोली गद्य के लेखक हुए हैं उनमें मिश्र जी का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने गंभीर और साधारण दोनों प्रकार के विषयों पर सुंदर निबंध लिखे हैं। बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, मुच्छ, धोखा, बंदरों की सभा आदि साधारण विषयों के अतिरिक्त इन्होंने प्रचलित कहावतों, जो समाज में प्रचलित कहावतें होती हैं, पर भी इन्होंने निबंध लिखे। जैसे मरे को मारे सहमदार तथा समझदार की मौत। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर भी विचारपूर्ण गंभीर निबंध लिखे हैं। इनके निबंध में हास्य और व्यंग का अच्छा पुट रहता है, जिसके कारण निबंधों में चुटीलापन और जिंदादिली दिखाई देती है। मिश्र जी ने निबंध के अतिरिक्त, निबंधों के अलावा सुंदर नाटक भी लिखे हैं, जिसमें हटी हमीर, कली कौतुक और भारत दुर्दशा विशेष प्रसिद्ध है। संगीत शकुंतला लावनियों में लिखा गया इनका पद्य नाटक है। ये एक अच्छे कवि भी थे। इनकी कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी से कानपुर से प्रकाशित हो चुका है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने इनकी सभी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है
उस सभा के सदस्यों ने इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुकरण किया है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु जी को अपना आदर्श, अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर, उनके ही बताए हुए सभी बातों पर के अनुसरण करते हुए जन जागरण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने निबंधों एवं नाटकों में प्राय हमेशा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रभावयुक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा को अद्भुत, आकर्षण, सुंदर और प्रभाव आ गया है। इनकी शैली हास्य विनोद से ओतप्रोत होने के साथ साथ प्रभावयुक्त, मुहावरेदार और सुबोध है। इनकी रचनाओं में इनके शैली के हमेशा दो रूप देखने को मिलते हैं। नंबर एक, हास्य व्यंग विनोदात्मक शैली। नंबर दो, गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग प्रधान शैली, जो इनकी प्रतिनिधि शैली कही जाती है। प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त आने वाले प्रसिद्ध निबंधों में से एक है, इसमें लेखक ने बात के संबंध में सभी ज्ञातव्य बातों का सहज समावेश किया है। लेखक की स्वच्छ नंद कल्पना और शैली की रोचकता का समावित आकर्षण इस लेख की विशेषता रही है। संपादन, नाटक, निबंधकार और कवि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले श्री प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। स्मरण है कि मिश्र जी को न तो अच्छे साधन मिले थे और न ही लंबी आयु, फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानकारी दी। मैंने बताया आपको कि उनका जो पहला जो निबंध है वो बात है। इस बात निबंध के विषय में मैं कुछ आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। भारतेंदु जी के समकालीन रहे प्रताप नारायण मिश्र जी का यह निबंध बात बड़ा ही रोचक और ज्ञानप्रद है। बात, यदि हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखना चाहते हैं तो हमारी बात ऐसी होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए कि हमारी बात का उस सुनने वाले पर कितना वो हमारी बात से प्रभावित है। तो इसी दृष्टि को गोचर करते हुए प्रताप नारायण मिश्र जी ने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। कुछ मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि हम वैद होते, प्रताप नारायण मिश्र जी कहना चाहते हैं, यदि हम वैद होते तो कफ और पित्ती के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, और यदि हम भूगोलवेत्ता होते, भूगोल को जानने वाले होते, तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते हुए, किंतु दोनों विषय में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर केवल उसी बात के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। सच पूछिए
तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव यानी मनुष्य जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ फूल मखलूत कात कहलाती है। सुख सारी कादी पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा यानी आकाश में चरने वाले आदर्श समझे जाते हैं। फिर भी कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात, हाँ बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय है जो प्रत्यक्ष मुख से बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ा योगी जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयम नाम से मुख बिच कहावेंगे। अपाणी पादो जमनो गृहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। यानी कि हम तो केवल अपनी बात निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का धोधन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप रहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों वह दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के माजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। यानी कि वंचित मतलब उसे अछूता नहीं रहने देंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंच चुका है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शस्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त यानी हृदय को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अचत लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अनगणित ही रूप पाएंगे। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो बात है। तात्पर्य यह है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं। यदि मधुरता का मतलब मीठी बात से होता है, और यदि हम किसी को दुख पहुंचाने वाली बात करते हैं तो वो कड़वी बात होती है। भली बात, किसी का हम भला चाहते हैं तो वो भली बात होती है। ठीक उसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र जी ने विभिन्न विभिन्न बातों के रूप में अपने विचारों को प्रकट किया है।
बात के काम से भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, बैर, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। जो बात हम अपने जो स्वभाव से प्रकट कर सकते हैं, उसी बात को प्रकट करने के लिए कोई और दूसरा माध्यम नहीं है। दूसरी, घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी के से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें ही हाथी पाएं, बातें ही हाथ पाओ, बात ही से ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। यानी वाणी से बाकी चूस उदार तथा उदार स्वलंबु अफवही कापुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथ चय सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। कुराही बुरे रास्ते पर चलने वाले, सुपंथ अच्छे रास्ते पर चलने वाला। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञावरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात के ही समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। हृदय गणने की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें, इसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकर के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथार्थ सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। यदि वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। यानी कि तात्पर्य है कि हम यदि पशु को भी यानी बिल्ली को भी यदि हम पूसी पूसी क्या पुकारते हैं तो वो भी हमारी बात को समझ जाती है, प्रसन्न हो जाती है। हमारे परम पूजनीय अग्रणीय बात अपनी बात का इतना पक्ष करते हैं कि तन त्य धाम धन धरनी सत्संग कहूँ त्रम संबरनी अचत प्राण के सुत अधिक है सुत ते अधिक प्राण ते दोनों दशरथ तजे वचन ने दीनो जान इत्यादि। यानी कि यह है कि इस बात को लेकर रामायण में भी महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्योंकि रघुकुल की रीति थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि महाराज दशरथ ने भी कैकेयी को अपने वचन दिए थे कि रानी ये मेरी बात है, मेरे वचन है, मैं अपने वचनों से नहीं डिग सकता चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। तो इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बत कहा अर्थात बातूनी कहें, चाहे यह समझें कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, तरीका नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। हमें ऐसी बातों को बोलना चाहिए जिससे हमारी बातों से किसी न किसी का हित होता रहे, भला होता रहे, जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात
निकलती रहे, पर खेद है, दुख है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को, अपने हृदय को, अपने मन को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बाने इत्यादि विद गिलन काल लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुन के कुछ फुसला दे लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बड़ी बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। अर्थात आज से यह एक प्रताप नारायण मिश्र जी ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी बातों के अनुसार, अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने मुख से निकली हुई बातों से ऐसे स्वभाव को प्रदर्शित करना चाहिए जिससे मनुष्य हमारी बातों को देखकर प्रभावित हो। थैंक्स।